नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। मैं हूं आपके साथ अशेषा अध्वर्यु और अगले आधे घंटे में हम आपको बताएंगे ग्लोबल बाजारों से क्या संकेत निकल कर आ रहे हैं। उसी के साथ खबरों वाले शेयर्स कौन से हैं, ब्रोकरेज रिपोर्ट से क्या निकल कर आया है उस पर भी फोकस करेंगे। और उसी के साथ हमारे साथ कुछ दिग्गज मेहमान भी जुड़ेंगे जो हमें ट्रेडिंग आइडियाज देंगे इक्विटी और कमोडिटी मार्केट पर। सबसे पहले ग्लोबल बाजारों से क्या संकेत निकल कर आ रहे हैं उस पर नजर डालेंगे। और एसजीएक्स निफ्टी की बात करें तो करीब 40 और रादर 50 अंकों की तेजी के साथ 25,040 के पास गिफ्ट निफ्टी। थोड़ी सी तेजी भारतीय बाजारों के लिए आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखाई दे रही है और ग्लोबल बाजारों से जो संकेत निकल कर आ रहे हैं वो भी काफी पॉजिटिव है। सबसे पहले एशियाई बाजारों पर नजर डालेंगे तो आज सुबह एशियाई बाजार हरे निशान में खुलते हुए नजर आए हैं। निकाय में करीब आधे % की तेजी दिखी है। इसी के साथ कॉस्पी की बात करें तो यहाँ पर भी कॉस्पी यानी कोरियन मार्केट्स भी हरे निशान में ट्रेड कर रहे हैं। और एसजीएक्स निफ्टी की या गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो वो भी करीब 50 अंकों की तेजी के साथ कारोबार कर रहा है। अमेरिकी बाजारों की बात करें तो अमेरिकी बाजार भी कल हरे निशान में बंद होते हुए नजर आए। S&P 500 और नैस्डैक की बात करें तो 1% से ज्यादा की तेजी कल के ट्रेडिंग सेशन में दिखी। डाउ जोन्स में भी 1.5% की तेजी दिखी। याद रखें रेट कट की उम्मीद है जिसके चलते ग्लोबली सभी बाजार कल नजर आए हरे निशान में बंद होते हुए। इसके अलावा पिछले हफ्ते की जो गिरावट दिखी थी उस पर थोड़ी सी ब्रेक लगी और कल फिर फाइनली थोड़ी सी रेड टिक कल अमेरिकी बाजारों में दिखी। कुछ स्टॉक स्पेसिफिक मूवर्स की बात करें तो एनवीडिया, याद रखिए जब नतीजे आए थे भारी 10-15% की गिरावट इस स्टॉक पर दिखी थी। कल 3.5% की तेजी यहां पर दिखी। ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें तो यहां पर भी करीब 9% की तेजी दिखी। ओरेकल के कल नतीजे आए थे और याद रखें ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज की एक सब्सिडरी है इंडिया में जिस पर भी आज इम्पैक्ट दिखेगा। तो कई सारे टेक्नोलॉजी स्टॉक्स कल के ट्रेडिंग सेशन में हरे निशान में बंद होते हुए नजर आए। इसके अलावा यूरोपियन मार्केट्स की बात करें तो यहाँ पर भी अच्छा कारोबार था। डैक्स की बात करें तो 0.8% की तेजी दिखी। फुटसी और कैक में भी करीब 1% से ज्यादा की तेजी कल के ट्रेडिंग सेशन में दिखी। इसके अलावा सोने चांदी और कमोडिटीज की बात करते हैं तो सोने में पिछले कुछ दिनों से तेजी दिखी है। थोड़ी सी नरमी भी दिखी थी बट $2,520 के आसपास सोना ट्रेड कर रहा है। यूएस 10 ईयर यील्ड की बात करें तो 3.7% के आसपास। डॉलर इंडेक्स में थोड़ी सी तेजी दिखी 101.7 के पास। और ब्रेंट क्रूड के दाम पिछले 4 दिनों में काफी गिरावट दिखी है लेकिन कल ओवरनाइट स्टेबल रहे $71.9 पर बैरल के आसपास। तो ऑल इन ऑल आज सुबह देखें तो ग्लोबल बाजारों से संकेत तो पॉजिटिव ही है। एशियाई बाजार भी हरे निशान में खुले हैं और एसजीएक्स निफ्टी की बात करें तो उसमें भी करीब 50 अंकों की तेजी आज सुबह दिखी है। इसी के साथ एफआईआईज और डीआईआईज का एक्शन कैसा रहा उस पर भी नजर डालेंगे। एफआईआईज ने कल कैश मार्केट में करीब 1200 करोड़ की खरीदारी की। डीआईआईज की बात करें तो उन्होंने कैश मार्केट में करीब 1750 करोड़ की खरीदारी की। तो दोनों ही फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने कल भारतीय बाजारों में खरीदारी की और कल के ट्रेडिंग सेशन में अच्छा कारोबार रहा। इंडेक्स फ्यूचर्स और इंडेक्स ऑप्शंस की बात करें तो इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआईआईज ने करीब 370 करोड़ की बिकवाली की। वही इंडेक्स ऑप्शंस में करीब 6500 करोड़ की खरीदारी कल के ट्रेडिंग सेशन में दिखी। स्टॉक फ्यूचर्स की बात करें तो 2600 करोड़ की बिकवाली, वही स्टॉक ऑप्शंस में करीब 2300 करोड़ की बिकवाली कल के ट्रेडिंग सेशन में दिखी। लेकिन आज भारतीय बाजारों की चाल कैसी रह सकती है, निफ्टी और बैंक निफ्टी पर कौन से लेवल्स पर आपको नजर रखनी चाहिए, ये बताने के लिए अब हमारे साथ डिम्पी जुट चुके हैं। डिम्पी, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग आशीषा। देखिए कल मार्केट ने थोड़ी रिकवरी दिखाने की कोशिश की और रिकवरी काफी अच्छी थी। 2 पॉइंट्स में रिकवरी अच्छी थी। एक तो कॉन्टिन्यूटी का फैक्टर नहीं आया मार्केट के अंदर, यानी कि जो आपकी बिकवाली हो रही थी वो आपको सेकंड डे कंटिन्यू नहीं किया, ये फ्राइडे का एपिसोड बन के सिर्फ रह गया। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 51,000 के ऊपर बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आई है और नियर टू 25,000 के ऊपर आपकी निफ्टी की क्लोजिंग आई है। तो दोनों की क्लोजिंग लेवल्स भी काफी इंपॉर्टेंट है और स्पेशली मैं बोलूंगा कि बैंक निफ्टी का कल का रूप काफी अच्छा था और काफी बेहतर था।
देखिए आप फ्यूचर्स के नंबर से पढ़ रहे थे, तो उसमें मैं एक चीज बता देता हूँ। कैश में भी बाइंग हुई है और ऑप्शन में भी बाइंग हुई है। टिपिकली जब भी फॉल के बाद कैश और ऑप्शन में दोनों जगह बाइंग होती है, तो इंस्टीट्यूशनल उस पर बाय करता है और वो जल्दी जल्दी जाता नहीं है। उसका मतलब होता है कि सपोर्ट पक्के हो रहे हैं। तो फाइनली सपोर्ट मार्केट के पक्के हो रहे हैं। आई रिपीट, मैं फिर से बता देता हूँ कि आपको स्टॉप लॉसेस टारगेट क्या रखने हैं। 24,800 जिसको कल आप टेस्ट करके आए लो के तौर पर और रिकवरी करके आए उसके ऊपर से, तो 24,800 आपका स्टॉप लॉस है। आपको 25,000 पार होते 25,200 के रास्ते भी खुलेंगे, फिर 25,500 के रास्ते भी खुलेंगे, बट फिलहाल 25,200 एक मैक्सिमम रेंज हम कैलकुलेट करके चल रहे हैं फिलहाल के लिए, हफ्ते के लिए। उसके बाद डाटा जब जैसे बनेगा वैसे हम आपको बताएंगे भी। आते हैं स्टॉप लॉसेस पे, तो 24,800 का रखें। नए वालों को हमने कल थोड़ा बहुत पोजीशन प्रोवाइड की शो में, आउट ऑफ 10 आप कम से कम 2 से 3 लॉट ले लो। उन सबको कांग्रेचुलेशन हमारी तरफ से, क्योंकि अच्छे उनको कल इंट्राडे प्रॉफिट भी हुआ और आज भी बैक टू बैक प्रॉफिट हो सकता है। आपके बैंक निफ्टी के डाटा पे, बैंक निफ्टी ने 51,000 की क्लोजिंग की है। 50,800 और 50,500 तो आपके दो रेंज के स्टॉप लॉस होंगे। जिनको सीरीज रखना है उनको 50,500 रखना होगा, जिनको नियर बाय रखना है उनको 50,800 रखना है। 51,500 तक के रास्ते खुल सकते हैं वापस से। 51,500 आते एक टफ रेजिस्टेंस है जहाँ से मार्केट बार बार फिसलता है। एक बार वो पार होगा तो फिर 52,000 भी आएगा, लेकिन फिलहाल 51,500 यानी कि 51,500 के टारगेट्स के लिए अभी आप ओपन रहे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा दें। जिन्होंने कल पोजीशंस लिए वो भी कैरी करके जाएं, और जिनको आज पोजीशंस लेनी है थोड़ा उनका रिस्क थोड़ा बहुत गड़बड़ाएगा, बट वो भी चाहें तो 1 से 2 लॉट की पोजीशंस अभी भी ले सकते हैं। मार्केट के अंदर कोई फटीक नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पुट कॉल रेशियो वगैरह भी इस समय मार्केट का ठीक ही नजर आ रहा है, तो एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहे तो आप पोजीशनिंग कभी कर सकते हैं। 7 शेयर एफ एंड बैन में है, पुट कॉल रेशियो में नो चेंजेस और एक के दोनों ही नीचे है, और एफ आई होल्डिंग वगैरह में भी कोई खास बड़ा चेंजेस नहीं है। ये रणनीति आपको बनानी चाहिए। निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स पर फिर से एक बार नजर डालेंगे तो निफ्टी पे 24,800 और 24,650 के अहम सपोर्ट लेवल्स रहेंगे। रेजिस्टेंस की बात करें तो 25,000 और 25,200 के इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल्स पर भी आप नजर रखें। बैंक निफ्टी पर 51,000 और 50,800 के सपोर्ट लेवल्स और रेजिस्टेंस लेवल्स 51,200 से 51,500, तो इन लेवल्स पर अपनी नजर रखें आज के ट्रेडिंग सेशन में। डिम्पी, बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ आज कौन से स्टॉक्स एफएनओ बैन में रहेंगे उस पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। तो आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल, बलरामपुर चीनी, बंधन बैंक, बायोकॉन, चंबल फर्टिलाइजर्स, हिंदुस्तान कॉपर और आरबीएल बैंक, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो आज के ट्रेडिंग सेशन में एफएनओ बैन में रहेंगे। कोई भी नए स्टॉक्स ऐड नहीं किए गए, कोई भी स्टॉक्स निकाले भी नहीं गए, लेकिन ये कुछ 7-8 स्टॉक्स हैं जो पिछले कुछ दिनों से एफएनओ बैन में रहे हैं और आज भी एफएनओ बैन में रहेंगे। लेकिन बाजार पर रणनीति बताने के लिए अब हमारे साथ अजित मिश्रा जुड़ चुके हैं। अजित, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले बताएं बाजार पर क्या रणनीति बनानी चाहिए। गुड मॉर्निंग आशीषा। देखिए, कल के सेशन में बावजूद इसके कि ग्लोबल मार्केट से नेगेटिव इंडिकेशन थे, मार्केट ने कहीं ना कहीं एक स्ट्रेंथ दिखाई, एक रेजिलियंस दिखाई। आपने दोबारा से 20 EMA को रिक्लेम करने की कोशिश की। देखिए, 24,900 के ऊपर होल्ड करना इंपॉर्टेंट है। जब तक आप ये अटेम्प्ट दिखाएंगे तब तक पॉसिबिलिटी रहेगी कि रिकवरी थोड़ी एक्सटेंड हो। कल यूएस मार्केट से इंडिकेशंस पॉजिटिव थे, तो उसका एक रब ऑफ आपको देखने को मिल सकता है। बट ज्यादा एंटिसिपेशन अभी करना थोड़ा सा कि ट्रेंड रिवर्सल हो गया है या दोबारा से हम अप ट्रेंड में आ गए, थोड़ा जल्दी होगा। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक रहना चाहिए। और इंडेक्स में जब तक कि आप 25,100 को डिसाइसिवली क्रॉस करके सस्टेन नहीं करते हैं, तब तक थोड़ा सा एग्रेसिव पोजीशंस मेंटेन ना करें लॉन्ग साइड पे। तो दोनों साइड पे पोजीशन मेंटेन करने की रिकमेंडेशन होगी, और अकॉर्डिंगली जो रिकमेंडेशंस हैं बाय साइड पे पहले ब्रिटानिया की, एफएमसीजी एज अ पैक मुझे लगता है कि यहाँ पे स्ट्रेंथ है, और इन केस अगर मार्केट में दोबारा से प्रॉफिट टेकिंग आती भी है तो एफएमसीजी आउट परफॉर्म करना चाहिए। तो यहाँ पे ब्रिटानिया काफी स्ट्रांग लग रहा है। स्टॉक अपने रिकॉर्ड हाइस के पास कंसोलिडेट कर रहा है, एक फ्रेश पिवट फॉर्म किया है। तो यहाँ पे आप 5820 के स्टॉक के साथ 6170 तक के टारगेट्स के लिए लॉन्ग कर सकते हैं। वहीं पे मिड कैप आईटी में थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल रहा है। वहीं पे बिरला सॉफ्ट अंडर परफॉर्म कर रहा है विद इन द मिड कैप आईटी, तो यहाँ प्रॉफिट टेकिंग एक्सटेंड हो सकती है। करीब 590 तक के लेवल्स पॉसिबल है। तो यहाँ पे शॉर्टिंग की रिकमेंडेशन होगी 645 के स्टॉप लॉस के साथ।
बिल्कुल, तो एफएमसीजी सेक्टर से ब्रिटानिया पर खरीदारी की राय, जहां पर 6,170 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य दिया है। और इसी के साथ मिड कैप आईटी से बिरला सॉफ्ट, यहां पर बिकवाली की राय है और 590 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य। अजित, शुक्रिया अपना समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए। वाले शेयर्स पर आप फोकस करेंगे और इस बीच हमारे साथ स्टूडियो में शरद दुबे जुड़ चुके हैं, जो हमें बताएंगे खबरों के दम पर कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। शरद, कल इंपॉर्टेंट जीएसटी बैठक थी, सबसे पहले वो बताएं कौन से स्टॉक्स जीएसटी बैठक के दम पर फोकस में रहेंगे। जी बिल्कुल आशीषा, आपने सही कहा। जीएसटी के अनाउंसमेंट्स तो आ गए, लेकिन हमारे व्यूअर्स को चाहिए स्टॉक का इम्पैक्ट क्या है। बिल्कुल, इसीलिए हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। सबसे पहला बात करेंगे तो हेल्थ इंश्योरेंस स्टॉक्स पे जो है आज थोड़ी नेगेटिव रिएक्शन देखने मिल सकती है। पूरे बाजार में जो था, हमने 2 से 3 दिन में मोमेंटम देखा था कि ओवरऑल जीएसटी कट की प्रपोजल आ सकती है, अनाउंसमेंट आ सकती है, और सब ने, बहुत सारे स्टेक होल्डर्स ने बातचीत की थी। लेकिन याद रखिए, हेल्थ इंश्योरेंस की जो जीएसटी की कट प्रपोजल है वो डेफर कर दी गई है। एक नई जो मीटिंग है, एक बोर्ड है, वहाँ पे ये प्रस्ताव जाएगा, यानी कि डिले होगा। तो अगर कुछ रन अप हुआ है तो थोड़ी करेक्शन स्टॉक्स में आ सकती है। बीकाजी फूड्स, गोपाल स्नैक्स, ये जो नमकीन वाले स्नैक्स होते हैं, इनके लिए पॉजिटिव है। यहाँ पे जीएसटी रेट कट आया है। 18% पहले जीएसटी था, तो अब वो 12% हो जाएगा, यानी कि जब आप भुजिया खरीदेंगे तो सस्ता रहेगा। एस्ट्राजेनेका फार्मा, ये यूनिक कंपनी है। यहाँ पे जो है जीएसटी रेट कट हुई है 3 कैंसर ड्रग्स में, सारे नहीं, 3 स्पेसिफिक कैंसर ड्रग्स, और ये कंपनी जो है इनमें डील करती है। यहाँ पे जीएसटी रेट कट 12% से घट के 5% हो गया है। और पहले भी ये कंपनी न्यूज़ में थी, क्योंकि थोड़े दिन पहले जो थी कस्टम ड्यूटी एक्सेम्पशन भी लगी थी। अब ये कैंसर ड्रग्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और एस्ट्राजेनेका फार्मा के लिए ये थोड़ी पॉजिटिव ज़रूर है। इम्पैक्ट्स के बाद जीएमआर एयरपोर्ट्स पे भी फोकस कर लेते हैं। एक सस्ते डील हुई है, जहाँ पे लगभग 10% स्टेक दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट में इन्होंने फ्रैपॉर्ट फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट सर्विसेज से ली है। टोटल वैल्यू 1040 करोड़ रुपए का, यानी कि $126 मिलियन का, पर बहुत सस्ते वैल्यूएशन में ली है। अब इनका जो स्टेक है दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट में हो जाता है 74%, और जो बाकी 26% है वो एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है लिया है। और एनालिस्ट का मानना है कि ये स्टेक अगर वो खरीदते हैं तो महंगे वैल्यूएशंस में आ सकते हैं। डिक्सन टेक का जो करार हुआ है, उनकी जो आर्म है पैजेट इलेक्ट्रॉनिक्स, उन्होंने करार किया एचपी इंडिया के साथ, जहाँ पे वो मैन्युफैक्चर करेंगे नोटबुक, डेस्कटॉप और ऑल इन वन पीसीज। एंड ऑफ कोर्स ये जो है आपके तमिलनाडु रीजन में जो है यहाँ पे ग्रोथ देखने मिलेगी। नज़ारा टेक की बात करें तो 12 सितंबर को इंपॉर्टेंट बोर्ड मीट है फंड रेज को लेकर, जहाँ पे वो प्रेफरेंशियल बेसिस पे जो है विचार करेगी कि कहाँ से इक्विटी अलॉट करेगी। और आखिर में टाटा पावर फोकस में रहेगा, जहाँ पे सोलर सेल की प्रोडक्शन उन्होंने शुरू कर दी है। भारत के सबसे बड़े एकमात्र सिंगल लोकेशन सोलर प्लांट पे, जो भी तमिलनाडु में लोकेटेड है। तो ऑफकोर्स बहुत सारे न्यूज़ फ्लोज तमिलनाडु रिलेटेड देखने मिल रहे हैं, स्पेशली इंडस्ट्रियल ग्रोथ को लेके। तो ये ओवरऑल जो है जीएसटी इम्पैक्ट और थोड़ी सी ग्रोथ नंबर्स जो है हमें अपने स्टॉक्स इन न्यूज़ में दिखा है आज। बिल्कुल, तो एक्सपेंशन प्लान्स के चलते टाटा पावर, इसी के साथ जीएसटी से कुछ इंपॉर्टेंट टेक अवेज आए हैं, जिसके चलते भी कई सारे स्टॉक्स आज फोकस में रहेंगे। शरद, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन अब ब्रोकरेज रिपोर्ट से क्या निकल कर आया है, ये बताने के लिए अब हमारे साथ वरुण स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। वरुण, गुड मॉर्निंग, बताएं कौन सी इंपॉर्टेंट ब्रोकरेज रिपोर्ट्स है आज। गुड मॉर्निंग आशीषा। तो शुरुआत करूंगा एसबीआई लाइफ के साथ, क्योंकि वहाँ पे एक अच्छी रिपोर्ट आई है इंक्रेड की, जहाँ पे इन्होंने टारगेट बढ़ा दिया है अपना। आप देखिए, टारगेट 1750 से बढ़ा के 2150 का किया है। और यहाँ पे तर्क इनने काफ़ी अच्छे दिए। इनका कहना है कि जो मार्जिन्स है वो बॉटम आउट हो रहे हैं। वैसे भी आपको पता होगा कि पूरे लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज में वीएनबी मार्जिन्स को लेकर चिंता थी, और मैनेजमेंट्स ने कहा भी था कि बॉटम आउट होंगे। इसको ये रिआइटरेट कर रहे हैं। जो सरेंडर नॉर्म्स है उसको लेके इनका कहना है कि ज़्यादा इम्पैक्ट देखने आपको शायद नहीं मिलेगा आगे चल के। और वीएनबी ट्रेजेक्ट्री जो है काफ़ी अच्छी है। बैंक का चैनल्स जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। तो इसका इम्पैक्ट आपको इस कंपनी के ओवरऑल परफॉर्मेंस में देखने मिलेगा, और रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी फेवरेबल इनको लगता है। निपॉन लाइफ सीएलएसए मेंटेन कर रहा है आउट परफॉर्म का कॉल, 700 रुपये के प्राइस टारगेट ये दे रहे हैं। खासकर इनका कहना है कि एसआईपी फ्लोज में मार्केट शेयर जो है वो इसका बढ़ रहा है, 3% के आसपास की बढ़ोतरी देखने मिली, और अब ये बढ़ के करीब 9.4% के आसपास आ चुका है। और इक्विटी में खासकर आप एसआईपी फ्लोज देखेंगे तो काफ़ी अच्छे हैं, जो कि इस कंपनी को आगे चल के मदद कर सकता है। इसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक पे सीएलएसए की रिपोर्ट है, जहाँ पे आउट परफॉर्मर का कॉल है। 1500 रुपये के लक्ष्य इन्होंने यहाँ पे दिए हैं। खासकर इनका कहना है कि डिपॉजिट फ्रेंचाइज जो इस कंपनी की, इस बैंक की, वो काफ़ी अच्छी है, और ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे यहाँ से कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट जो है वो ज़्यादा बढ़ेंगे। निम्स जो है वो स्टेबल रहेंगे,
हो सकता है कि रेट कट के बाद थोड़ा बहुत हल्का फुल्का निम कंट्रैक्शन देखने मिले, लेकिन आगे की ग्रोथ ट्रैजेक्टरी अच्छी है, खासकर लोन को लेके बिजनेस ग्रोथ और खासकर एमएसएमई में कंपनी काफ़ी बेहतर ग्रोथ कर रही है। मेरिको गोल्डमैन की रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह 715 के लक्ष्य इन्होंने दिए हैं। ये कह रहे कि भारत का कारोबार अच्छा ग्रो कर रहा है, FY25 में डबल डिजिट के आसपास की ग्रोथ देखने मिलेगी। फूड और पर्सनल केयर बिजनेस जो है वो अगले 3 साल में दोगुना बढ़ सकता है, ये इनका कहना है। इसके लिए फिर से रिआइटरेट कर रहा है खरीदारी की सलाह 715 के लक्ष्य। और एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट मोतीलाल ओसवाल की आईटी सेक्टर पे आई है, जहाँ पे काफ़ी सारे स्टॉक्स में इन्होंने प्राइस चेंज किया है, अपग्रेड किया। आप अपने स्क्रीन पे एक एक स्टॉक्स को देख सकते हैं। कोफोर्ज, टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक महिंद्रा, एलटीआई, माइंट्री, एम्फेसिस, एलएनटी टेक, साइंट, इन सब पे इन्होंने अपने प्राइस टारगेट जो है बढ़ा दिए हैं। खासकर ये कह रहे हैं कि रिकवरी आपको जो है आगे देखने मिल सकती है। डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग कट जो है वो ज़्यादा आपको देखने नहीं मिलेंगे, आगे चल के यहाँ सुधरते हुए नजर आएगी। और टॉप पिक्स इनके जो है एचसीएल टेक, एलटीआई, माइंट्री, पर्सिस्टेंस सिस्टम, ये बने हुए हैं। तो पूरे आईटी सेक्टर पे मोतीलाल की रिपोर्ट है। बिल्कुल, तो मोतीलाल की रिपोर्ट के चलते कई सारे आईटी स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। उन्होंने अपने टारगेट प्राइसेस बढ़ाए हैं। इसी के साथ आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई लाइफ और निप्पॉन लाइफ जैसे स्टॉक्स भी आज फोकस में रहेंगे। वरुण, शुक्रिया पूरी डिटेल्स लेकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं और अब कमोडिटी मार्केट पर नजर डाल देते हैं। और कमोडिटी मार्केट पर रणनीति बताने के लिए आज हमारे साथ वंदना भारती जी जुड़ चुकी है एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटी से। वंदना, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले ब्रेंट क्रूड की ही बात करेंगे। हाँ, पिछले कुछ दिनों में गिरावट दिखी है, लेकिन ओवरनाइट देखें तो करीब 1% की तेजी भी दिखी है। क्या रणनीति बनेगी ब्रेंट क्रूड पर? जी गुड मॉर्निंग। अभी यूएस गल्फ कोस्ट में एक स्टॉर्म की बात हो रही है, वो हरिकेन में कन्वर्ट हो सकता है, तो इसकी वजह से हम लोगों ने कल 1% का एक इजाफा आता हुआ देखा। आज के दिन में इनिशियली थोड़ा सा कुछ सेंट की गिरावट यहाँ पे हो सकती है, लेकिन जो बाइंग है यहाँ पे कंटिन्यू रहने की संभावना है, क्योंकि बहुत ज्यादा डाउनसाइड पे ओपेक भी नहीं चाहेगा कि क्रूड यहाँ पे रहे, क्योंकि उनके लिए ये प्रॉफिटेबल नहीं है। तो मेरे ख्याल से इनिशियली थोड़ा सा यहाँ पे एक डाउनसाइड देखने को मिल सकता है, लेकिन फिर से बाइंग रहेगी। यहाँ पे 6740 के करीब एक बाइंग रिकमेंडेशन रहेगी। जो टारगेट होगा 5800 का होगा, स्टॉप लॉस लगाना होगा 5715 का। और मुझे लग रहा है कि ग्रेजुअली प्राइसेस एक बार 5950 के करीब आने की कोशिश करेगा और एक दायरे का कारोबार हो सकता है, और 6000 के करीब एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस फेस करेगी ये कमोडिटी। बिल्कुल, तो ब्रेंट क्रूड पर खरीदारी की राय 5800 का लक्ष्य और 5715 का स्टॉप लॉस बनाकर चले। ब्रेंट क्रूड की बात ही है तो नेचुरल गैस पर भी अपनी रणनीति बता दीजिए। जी, नेचुरल गैस में एक 191.7 का टेक्निकल रेजिस्टेंस है। बार बार कोशिश करने के बावजूद ये कमोडिटी वहां से नीचे की तरफ आती है और यहाँ पे लगातार गिरावट देखने को मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आज के दिन में भी थोड़ी सी गिरावट यहाँ पे हो सकती है, तो 183 के करीब यहाँ पे एक सेलिंग रिकमेंडेशन रहेगी। 178 का टारगेट होगा, स्टॉप लॉस लगाना होगा 185 का। और मुझे लग रहा है कि ये कमोडिटी अगर किसी को बाइंग करनी है और रिवर्स होता है ट्रेंड, तो 188 से ऊपर आए तो यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए, नहीं तो फिर फिलहाल यहाँ पे सेलिंग साइड में ही रहना चाहिए। इन्वेंट्री अगर बढ़ा तो दबाव जो है प्राइसेस पे वो बढ़ सकता है। बिल्कुल, तो यहाँ पर नजरिया थोड़ा सा नेगेटिव है बिकवाली की राय नेचुरल गैस पर। इस बीच सोने चांदी पर भी फोकस करेंगे। सोना ऑल टाइम हाई लेवल्स पर था, थोड़ी सी वॉलेटिलिटी दिखी है ऊपर के स्तर पर, लेकिन वंदना, ट्रेडिंग आइडियाज क्या रहेंगे सोने और चांदी में? जी, रिसेंट फॉल के बाद अब यहाँ पे बिल्कुल दायरे का कारोबार यहाँ पे सोने में और चांदी दोनों में हो रहा है। आज के दिन में अगर ग्लोबिक्स मार्केट की बात करें तो वहाँ पे थोड़ा सा फॉल दिखाता हुआ नजर आ रहा है और डॉलर इंडेक्स में एक तेजी और 102 की तरफ जाने की कोशिश करेगा ये, लेकिन सोने में बहुत ज्यादा यहाँ पे फॉल नहीं आ रहा जितना फॉल हम लोगों ने चांदी में आता हुआ देखा है। तो मुझे लग रहा है कि निचले स्तर से यहाँ पे एक खरीदारी बनती है। 71,450 के करीब यहाँ पे बाइंग करना चाहिए। 71,700 का टारगेट रखना होगा, स्टॉप लॉस लगाना होगा 71,325 का। लेकिन साथ में ये भी देखना होगा कि बाइंग बड़ी छोटी अवधि के लिए यहाँ पे है। ओवरऑल लग रहा है कि नेक्स्ट लेग ऑफ रैली से पहले सोना एक करेक्शन देगा और कहीं ना कहीं 71,000 से 70,500 का लेवल हम शॉर्ट टर्म में आता हुआ देख सकते हैं।
बिल्कुल, तो सोने पर खरीदारी की राय है। 71,700 का लक्ष्य दिया है और 71,325 का स्टॉप लॉस आप बनाकर चल सकते हैं। और लास्ट में वंदना, बेस मेटल्स की बात करेंगे। आयरन और प्राइसेस $90 पर टन के नीचे चले गए थे, काफ़ी वॉलेटाइल रहे हैं बेस मेटल के प्राइसेस भी। जिंक, कॉपर, सभी बेस मेटल्स में गिरावट दिखी है, लेकिन यहाँ पर रणनीति क्या बनानी चाहिए? जी बिल्कुल सही कहा आपने। चाइना की तरफ से तमाम कोशिशों के बावजूद वहाँ के रियल एस्टेट से कोई भी यहाँ पे बहुत ग्रीन शूट्स नहीं मिल रहे हैं, जो कि बेस मेटल काउंटर के लिए बहुत ही अहम है, चाहे वो आयरन ओर हो चाहे यहाँ पे बेस मेटल हो। तो उसकी वजह से यहाँ पे हम लोगों ने एक फॉल आता हुआ देखा है। कल MCX कॉपर में एक इम्प्रूवमेंट आई थी, तो एक रिकवरी यहाँ पे कह सकते हैं, लेकिन ओवरऑल जो ट्रेंड है वो अभी भी वीक है। मुझे लग रहा है कि अगर यहाँ पे क्रूड में तेजी आती है तो उसका सपोर्ट एल्यूमिनियम को मिल सकता है। 221 के करीब यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए। 223 का टारगेट होगा, 220 का स्टॉप लॉस लगाना होगा। कॉपर में मुझे लग रहा है कि 788 के करीब बाइंग करनी चाहिए। 794 का यहाँ पे टारगेट होगा, स्टॉप लॉस लगाना होगा 86 के करीब, 84 के करीब का। और बस ये बात ध्यान में रखनी होगी यहाँ पे कि ये जो बाउंस है ये टेम्पररी है। ओवरऑल अभी एक बेयरिश जो प्रेशर है बेस मेटल काउंटर पे वो बना रहेगा। बेरिश ट्रेंड जो दिखा है बेस मेटल्स में वो कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है। ये राय है वंदना की। बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय निकालकर ET Now स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए और कमोडिटी मार्केट पर अपनी रणनीति बताने के लिए। SGX निफ्टी की बात करें तो अभी भी 40 अंकों की तेजी के साथ 25,030 के आसपास भारतीय बाजारों में कई दिनों के बाद कल तेजी दिखी थी और आज भी शायद तेजी दिख सकती है, ऐसा SGX निफ्टी का मानना है। लेकिन इतना ही समय था हमारे पास इस शो पर। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए ET Now स्वदेश के साथ। नमस्कार।